इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके बयान पर कैसे एक इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी हो गई। सिंगापुर वेरिएंट का उन्होंने जिक्र किया तो सिंगापुर तक हंगामा मच गया। हमारे साथ इस मुद्दे पर आज बात करने के लिए कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं विधायक और प्रवक्ता राघव चड्ढा जी। राघव जी, आपका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वैसे मुझे शिकायत कभी होती नहीं है अपने कम से कम अपने प्रोग्राम में मेहमानों से कि वो एक दूसरे के बीच में बोल रहे हैं या दर्शकों तक आवाज साफ ना पहुंचे उनकी इस वजह से, लेकिन फिर भी मैं एक अनुरोध करूंगा अपने दोनों मेहमानों से, कृपया अपने अपने समय में बोलें ताकि दर्शकों तक आपकी बात और सफाई के साथ पहुंच सके। पहली नजर में देखें तो कोई इतना बड़ा मामला लगा नहीं था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिंगापुर में जो वेरिएंट पाया गया है वो बच्चों के लिए बड़ा घातक है, इसीलिए सिंगापुर से फ्लाइट्स बंद की जाएं और भारत में बच्चों के वैक्सीनेशन पर तेजी से काम किया जाए। लेकिन इसके बाद जिस किस्म की प्रतिक्रिया पहले सिंगापुर से आई, सिंगापुर में भारत के हाई कमिश्नर को बुलाकर ऑफिशियली ऐतराज जताया गया, भारत सरकार को सफाई देनी पड़ी इसमें, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के बयान पर यहां विदेश मंत्री ने ट्वीट करके भी ऐतराज जताया। राघव चड्ढा जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के बयान से एक मित्र देश के सामने भारत की छवि खराब हुई है। ऐसा बयान देकर उन्होंने दो देशों के रिश्तों में एक कटुता आ सकती थी, ये प्रयास हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, मेरा एको ठीक करा दीजिए सबसे पहले जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, सौरभ जी, जिस प्रकार से उन्होंने आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारे विदेश मंत्रालय को बीच मैदान में उतारकर उसका राजनीतिक प्रयोग करके अरविंद केजरीवाल के बयान का खंडन करने का प्रयास किया है, वो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का मन सिर्फ घटिया राजनीति करने का है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने जो बात कही है, ये वही बात है जो सिंगापुर के खुद के शिक्षा मंत्री ने आज से 2 दिन पहले कही, जो हिंदुस्तान के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, जो भारत सरकार के एडवाइजर हैं, उन्होंने, राघवन साहब ने बोली कि अब जो नया वेरिएंट आ रहा है ये बच्चों के लिए घातक है और बच्चों को कैसे बचाया जाए उस दिशा में हमें काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि भाजपा की केंद्र सरकार को अपनी इमेज की, मोदी सरकार की और प्रधानमंत्री मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय छवि की ज्यादा चिंता है, हिंदुस्तान के बच्चों की चिंता नहीं है। आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को हिंदुस्तान की और दिल्ली के बच्चों की चेतावनी देना चाहते हैं कि सिंगापुर में अभी आया है, इससे बच्चों पर भी इस कोरोना बीमारी का प्रकोप पड़ रहा है, जिसके चलते उन्होंने खुद अपने स्कूल और अपने सारी यूनिवर्सिटीज बंद कर दिए। और भारत सरकार को अरविंद केजरीवाल जी की चेतावनी को, उनके सुझाव को एक सकारात्मक तौर पे लेना चाहिए था। दूसरी ओर भारत सरकार को अगर अपनी छवि और प्रधानमंत्री जी की छवि, खास करके अपने प्रधानमंत्री की छवि बचाने का इतना ज्यादा वो रहता है, तो मैं ये उनको बताना चाहूंगा कि सिंगापुर की सरकार ने एक मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क फोर्स का गठन किया था, जिस टास्क फोर्स ने अप्रैल के महीने में हिंदुस्तान से आने जाने वाली सारी फ्लाइट्स बंद कर दी, हिंदुस्तान में आना जाना पूरी तरीके से बंद कर दिया, और साथ ही साथ B1.1.167 वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट कहा, जिसे हम भी इंडियन वेरिएंट नहीं कह रहे हैं, उसको इंडियन वेरिएंट इन्होंने कह दिया। ठीक है। पर भारत की सरकार ने तब तो सिंगापुर पे कोई आपत्ति नहीं जताई, उन्होंने हमसे सारी फ्लाइटें बंद कर दी, तब भी कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन क्योंकि एक विरोधी दल के मुख्यमंत्री ने यह कह दिया तो आपने उसका इतना बतंगड़ बना दिया, लेकिन आप अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच रहे। मार के मैं इस पर अभी कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं करूंगा। आपका पहला स्टेटमेंट था ये, ऐसी गौरव जी आप जवाब दे सकते हैं इनकी इस बात का, उसके बाद हम इस सेशन को खोलेंगे सवाल जवाब के लिए। सौरभ जी, देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया वो एक बात स्पष्ट कर देता है कि चाहे वो अराजक अपराध पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, इनमें एक होड़ लगी है कि कौन ज्यादा विश्व में भारत को बदनाम कर सकता है, कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धूमिल करे उनकी छवि, इसकी होड़ है। और 3 बिंदु बड़े महत्वपूर्ण है इसमें। सबसे पहला बिंदु यह है कि आप इंडिया टीवी में है सौरभ जी, क्या आपका क्षेत्र अधिकार होगा कि आप दूरदर्शन कैसे चलाएं?
दूसरे चैनल कैसे चलाएं? भाई संविधान की शपथ लेके अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, संविधान तो पढ़ लेते, ठीक है, समय नहीं मिलता जी, इधर उधर घूमते हैं जी, प्रचार जरूरी है जी, लेकिन संविधान की 7 शेड्यूल यूनियन लिस्ट एंट्री 10 और 11 क्या कहती है? वो कहती है कि फॉरेन रिलेशंस जो हैं ये केंद्र सरकार और पार्लियामेंट का क्षेत्र अधिकार है। तो मेरा तो पहला प्रश्न है, जब आपका क्षेत्र अधिकार नहीं, आपसे दिल्ली संभल नहीं रही, वहां पे हाथ जोड़ जोड़ के बार बार कहते हैं कमी हो गई, ये कमी हो गई, जब आप 1 साल सोते रहे तो आज आप ऐसी टिप्पणी क्यों करते हैं? दूसरी बात, इन्होंने बच्चों की करी। सौरभ जी, मैं समझता हूं कि यहाँ पे आपके प्रवक्ता बैठे हैं, वो भी मानेंगे, ये देश के बच्चे, किसी भी पिता माता से पूछेंगे, परिवार से पूछेंगे, तो ये नहीं कहेगा कि ये दिल्ली के बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, भाई देश के बच्चे हैं, और हर बच्चे की जान बचाना केंद्र की सरकार की प्राथमिकता है। आप मुझे ये बताइए कि ये कह देना कि बच्चों के लिए ये खतरनाक है, वैज्ञानिकों पे भरोसा करेंगे या अरविंद केजरीवाल जी की अलग एक प्रयोगशाला है, सारे वायरसेस आके रहते हैं? दूसरी बात, और मैं तीसरी बात तथ्यों पे कहूंगा, एक मुख्यमंत्री के लिए कितना शोभनीय है आप बताइए सौरभ जी, वो कह रहे हैं फ्लाइट बंद कर दीजिए सिंगापुर से। हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है भारत सरकार के, हरदीप पुरी जी, उन्होंने कहा मार्च 2020 से फ्लाइट बंद है जी। तो मेरे 3 बिंदु ये हैं कि आप तथ्यों को तक नहीं जानते। आप जवाब देते हैं, आपकी दोनों की बात ये है, मैं बस 10 सेकंड में आंसर कर रहा हूं। शर्म की बात यह है कि अभी तक वो ट्वीट डिलीट नहीं किया गया है, माफी नहीं मांगी गई है। अच्छा चलिए, सिंगापुर की सरकार के बात में आऊंगा। ये 3 सवाल मेरे, मैं आपके तीनों सवालों का जवाब इनसे लेता हूं, आप इनके सवालों का भी जवाब दीजिए, आप दोनों मेरे सवालों का भी जवाब दीजिए। मैं जो बात पहले कही थी राघव चड्ढा जी आपने, उसमें कुछ फैक्चुअल एरर है। एक जैसे गौरव भाटिया ने अभी बताया और आपने उसको खुद ही इंगित कर दिया कि सिंगापुर के साथ भारत की फ्लाइट चली नहीं रही है, वो सिविल एविएशन मिनिस्टर ने भी कहा, तो एक फैक्चुअल गलती अरविंद केजरीवाल जी के ट्वीट में थी, ये आपको मानना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपने कहा सिंगापुर के शिक्षा मंत्री ने खुद ये बयान दिया था, वो मैंने भी बयान सुना है, उसमें उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि ये कोई लोकल वेरिएंट है जो सिंगापुर में पाया गया है, बल्कि आज तो सिंगापुर की सरकार ये कह रही है कि वहां पर जो वेरिएंट जिसका जिक्र वो किया गया कि बच्चों के लिए खतरनाक है या जिसके ज्यादा मामले आ रहे हैं, वो उसी किस्म का वेरिएंट है जो भारत में पाया जा रहा है। देखिए, अगर आप अरविंद केजरीवाल जी की उस ट्वीट को पढ़ेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी यही कहा है कि एक नया रूप, ये नहीं कहा कोई नया वेरिएंट आ गया है या कोई नया म्यूटेंट आया है, लेकिन सिंगापुर में यह देखा जा रहा है कि बच्चों के ऊपर इसका प्रकोप छा रहा है, जिसके चलते उन्होंने 2-3 चीजें केंद्र सरकार के संज्ञान में लाई हैं। अगर ये एक बात बताएं, आप ये छोड़ दीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि भाजपा तो उन्हें मुख्यमंत्री मांगती नहीं है, चाहे पूरी दुनिया माने, लेकिन आज एक माता पिता के लिए सौरभ भाई सबसे ज्यादा जरूरी इस महामारी में अपने बच्चों को बचाना है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि प्रधानमंत्री की छवि को बचाना है। बीजेपी इमेज मैनेजमेंट में लगी है, हम लोग बच्चों की सुरक्षा कैसे हो, कितने पीडियाट्रिक आईसीयू बनाए जाएं, कैसे पीडियाट्रिक वेंटिलेटर। मैं बच्चों वाली बात पे स्पेसिफिकली आऊंगा, ज्यादा बात उस पे करेंगे, लेकिन अभी नहीं जा रहा। फिर लेकिन उससे पहले सिंगापुर वाली बात अगर है, आपने कहा कि केंद्र सरकार को ज्यादा चिंता अपनी छवि की है, मोदी जी को अपनी छवि की ज्यादा चिंता है। आप बताइए, अगर सिंगापुर की गवर्नमेंट भारत के वहां के हाई कमिश्नर को बुलाकर आधिकारिक तौर पर ऐतराज जताएगी तो भारत सरकार क्या जवाब नहीं देगी? ये इनिशिएट तो सिंगापुर गवर्नमेंट से हुआ ना। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, भारत सरकार क्यों नहीं ऐतराज दर्ज कराती जब कोई और देश इस वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट कहता है? तब हमारे देश की राष्ट्रवादी सरकार क्यों सो जाती है? जब उनके साथ हमारे आना जाना फ्लाइट्स बंद करा दी जाती हैं अप्रैल के महीने में, उस समय इन लोगों को क्या होता है? उस समय इनकी राष्ट्रवादिता कहां चली जाती है? और सबसे बड़ी बात यह है सौरभ भाई कि जब इस देश के अंदर वैक्सीन लगा के लोगों को बचाना था, तब इन्होंने 6.5 करोड़ वैक्सीन 84 देशों को भेज दी। क्यों? क्योंकि वही बात, छवि सुधारनी, प्रधानमंत्री की छवि बनानी है, जिसमें से करोड़ों वैक्सीन इन्होंने पाकिस्तान को भेजी। अब ये राष्ट्रवादी सरकार पाकिस्तान को वैक्सीन भेजती है और हमें ये भाषण देती है कि आप हमारे अंतरराष्ट्रीय। अब आप इनके पहले सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपके सवालों के जवाब लूंगा। इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का क्षेत्र ही नहीं था कि वो इसमें कुछ टिप्पणी करते। भारत सरकार के हाई कमिश्नर सिंगापुर को यह कहा कि चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज नॉट कॉम्पिटेंट टू स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट।
अरे चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली और किसी भी हमारे देश में चुनावा प्रतिनिधि बिल्कुल कॉम्पिटेंट है अपनी केंद्र सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाकर अपने राज्य के लोगों की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त करने का। और ये छोड़ दीजिए कि मुख्यमंत्री ने कहा, मैं तो कह रहा हूं हिंदुस्तान के हर माता पिता के हृदय में आज सौरभ भाई ये है। क्या आप ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान का कोई माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए नहीं बोल सकता? आप अगर हालात देखिए इस समय, केवल सिंगापुर नहीं, दुनिया के कई कोनों में ये कोरोना रूपी राक्षस छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की जान ले रहा है, उनके लंग्स को चौपट कर रहा है, उनके यहां बीमारी फैल रही है। तो हर माता पिता का ही दायित्व बनता है। अब मैं आपकी बातों का जवाब गौरव भाटिया से दूंगा। परम दायित्व बनता है। अब आपकी बातों का जवाब ले रहा हूं, दायित्व बनता है। मैं उम्मीद करता हूं आप उनकी बात भी सुनेंगे आराम से। एक चीज मैं बोल दूं, आप बस उनको आखिरी चीज बोलने दें। एक सरकार को, राष्ट्रीय सरकार को क्या यह शोभा देता है कि अपने ही देश के एक लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री, जो सबसे ज्यादा बहुमत से चुना गया मुख्यमंत्री है, उसकी बारे में उलझुल बातें कहीं मीम निकाले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी बदनामी करे? ये अच्छा चलिए राघव जी, अब मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूं, आप सुनिएगा। आपने पहली बात ये कही, गौरव भाटिया इन्होंने कहा, जो आपका पहला प्रश्न था, कॉम्पिटेंट क्यों नहीं है दिल्ली के मुख्यमंत्री? अगर वो अपनी सरकार से ये कह रहे हैं कि बाहर से आए किसी वायरस की वेरिएंट का खतरा भारत में हो सकता है, तो क्या गलत है इसमें? सौरभ जी, एक एक करके उत्तर देता हूं क्रमवार तरीके से। देखिए, मैंने एक संवैधानिक बात कही और अभी एक और चर्चा से आया, वहां पे एक डिप्लोमेट बैठे थे, उन्होंने भी यही बात कही जो बात मैं कह रहा हूं। हमारा संविधान कहता है, ये एंट्री 10 है, फॉरेन अफेयर्स ऑल मैटर्स व्हिच ब्रिंग द यूनियन इनटू रिलेशन विद एनी फॉरेन कंट्री। ये केंद्र का सब, जब तक कि संविधान बदला ना जाए। और मान लीजिए, चलिए एक बार के लिए आपके प्रवक्ता की बात मानते हैं कि मुख्यमंत्री को एक चिंता है, तो चिंता व्यक्त करने के लिए पत्र प्रधानमंत्री जी को तो लिखा जा सकता है ना, जिसको गोपनीय भी रखा जा सकता है। लेकिन भूलिए मत, ये वो अरविंद केजरीवाल है कि प्रधानमंत्री की बैठक मुख्यमंत्रियों के साथ चल रही है और उसका लाइव टेलीकास्ट कर देते हैं, केवल अपनी इमेज सुधारने के लिए, क्योंकि आज इमेज पे बहुत ज्यादा बात की जा रही है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपके प्रवक्ता भारत के ही नहीं है, वो कह रहे भारत राष्ट्रवादी है, तो फिर आपने क्यों आपत्ति दर्ज नहीं करी? इनको शायद ये ज्ञान नहीं है कि केंद्र की सरकार ने बड़ी मजबूती से यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ये बात रखी कि ये जो नया स्ट्रेन है, इसको इंडियन स्ट्रेन ना कहा जाए, और इसीलिए हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि इसको इंडियन स्ट्रेन नहीं कहा गया। अब अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं कहा, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है कि किसी को इंडियन स्ट्रेन, जैसे कांग्रेस पार्टी बुला रही थी, और ये हमारे एक मित्र देश है, उनको उंगली कर रहे हैं कि नहीं ये। गौरव भाटिया जी, मेरा कहना यह है, आपने इसका एक तकनीकी पहलू बताया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की वो धाराएं भी पढ़ दी। इनका ट्वीट जो है वो मेरे पास है, उन्होंने लिखा था, सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप। एक तो उसमें स्ट्रेन शब्द का इस्तेमाल नहीं है। चलिए हम ये मान लेते हैं कि अगर ये फैक्चुअली भी गलत है, एक पल के लिए मान लें कि फैक्ट गलत है कि सिंगापुर में कोई नया स्ट्रेन आया, तो वो तो ये बात वो कह रहे हैं कि हमारी केंद्र से अपील है, वो तो अपनी सरकार से ये कह रहे हैं ना, वो सिंगापुर की सरकार को थोड़ी कह रहे हैं कि आप हमारे यहां मत आइएगा। सुनिए, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, अपने ट्विटर हैंडल से करते हैं। पहली बात, एक जिम्मेदारी का संवैधानिक पद है, एक पत्र लिख देते प्रधानमंत्री को। इन्होंने आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से नहीं किया। और सौरभ जी, सबसे महत्वपूर्ण, विवियन बालाकृष्णन, ये फॉरेन मिनिस्टर है सिंगापुर, उन्होंने क्या टिप्पणी करी है मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। इसी को गैर जिम्मेदाराना बयान कहते हैं, जो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के माध्यम से किया। तो ये कह रहे हैं सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर, स्टिक टू फैक्ट्स, देयर इज नो सिंगापुर वेरिएंट। अब आप बताइए, अगर आप एक ऐसे मित्र देश को जो आपकी मदद कर रहा है, और सौरभ जी सबसे अहम बात है, दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत हुई क्योंकि निकम्मी निकली की सरकार अस्पतालों तक नहीं दे पा रही थी, और उसके बाद सिंगापुर से क्रायोजेनिक टैंक्स आए, उन्होंने अपने विमानों से ऑक्सीजन भेजा। आप बताइए, ऐसे मित्र को अगर आप गलत बयानी करेंगे और शत्रु बनाएंगे जो आपका क्षेत्र अधिकार नहीं है, ठीक है, तो कैसे उचित है? गौरव जी, ठीक, ये बात तो मैंने पहले ही इनसे कही पहले उसमें कि फैक्चुअली ये बात गलत थी कि सिंगापुर से फ्लाइट्स आ रही हैं, नहीं आनी चाहिए, ये सारी बातें हुई और सिंगापुर की सरकार ने ऐतराज जताया। ये बात तो फैक्ट है राघव जी।
सौरभ जी, मैं आपको बड़ी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। ये कोई 7 शेड्यूल संविधान के उसका हवाला देते हुए कह रहे हैं कि आपका विशेष अधिकार नहीं है, आपको इसमें दखल नहीं देना। हम कब कह रहे हैं हमारा अधिकार है? लेकिन एक लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री अपने प्रधानमंत्री को, अपनी भारत देश की सरकार को आगाह तो करेंगे। और यहां पे कोई अरविंद केजरीवाल जी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री को तो फोन कर नहीं कहा कि अब तुम कोई फ्लाइट नहीं भेजोगे और अपना वेरिएंट यहां पर मत भेजना। हम तो अपनी सरकार को नहीं बोलेंगे। अब देखिए, हमारे राज्य में भी, हमारे भारत देश में भी बच्चे हैं, हमें उनकी भी चिंता है। अगर हमारे बच्चों पर वो वेरिएंट हावी हो रहा है तो हमें, या हो सकता है, उसकी तैयारी करनी चाहिए। और ये कोई बात, सौरभ जी, छोड़ दीजिए, सिंगापुर को भूल जाइए और अरविंद केजरीवाल जी को भी 2 मिनट के लिए उनका बयान को भूल जाइए। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर राघवन, जो प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है, उन्होंने आज बयान दिया था कि तीसरी लहर में जो वायरस आने वाला है, म्यूटेंट आने वाला है, ये बच्चों के लिए घातक साबित होगा, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब मैं आज केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं, क्योंकि इस देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा है, सारी शक्तियां केंद्र सरकार में लीन हो गई हैं इस महामारी से लड़ने की, कि केंद्र सरकार ने कितने पीडियाट्रिक और न्यूनेटल आईसीयू बनाने के लिए काम किया है, कितने पीडियाट्रिक वेंटिलेटर और HFNO मशीन्स खरीदी हैं, क्या उनकी तैयारी है, कितनी दवाइयां, और खास करके 18 साल से 44 साल के लोगों की वैक्सीनेशन तो इनसे होने रही, क्योंकि इन्होंने सारी वैक्सीन पाकिस्तान और अन्य देशों को भेज दी। अब 18 साल से कम आयु के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं हमारे देश के, उनको वैक्सीन करने मैं अरविंद केजरीवाल जी के ट्वीट में जो दूसरी मांग थी, राघव जी, उनकी जो दूसरी मांग थी कि बच्चों के लिए वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता से काम हो, मैं उस पर बात कर, गौरव जी मैं आ रहा हूं, क्योंकि उनकी जो स्पेसिफिक मांग थी उस पर बात करना जरूरी है। तो यह जानकारी आपको, आपकी सरकार को जरूर होगी कि पिछले हफ्ते ही ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक को 2 से 18 साल के बच्चों पर फेज 2 और 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स करने की इजाजत दे दी है। यह पिछले हफ्ते इजाजत दी जा चुकी है और ये कहा जा रहा है कि 10-12 दिनों में वो ट्रायल शुरू हो जाएंगे। तो ये तो पुरानी खबर होगी ना। फेज 2 के ट्रायल हो रहे हैं, ये जो खबर है इसका इस मांग से कुछ लेना देना ही नहीं है। हमारी मांग तो ये है कि 18 साल से 44 साल की जो आयु है, उस ब्रैकेट को तो आप वैक्सीनेट कर नहीं पा रहे हैं। 2 से 18 के पास क्या रणनीति है? पाएंगे वैक्सीन के स्टॉक्स, वैक्सीन चलिए ठीक है, मैं जवाब हिंदुस्तान ने वैक्सीन बनाई, सौरभ भाई सुन लीजिए, जब हिंदुस्तान में वैक्सीन बनी, जब 18 से 44 साल की लोगों को लगनी चाहिए थी, ताकि वो अब पूरा दिन बैठकर कोविन ऐप पर मोदी जी की फोटो देखकर अपॉइंटमेंट लेने की कोशिशें ना करें और जल्दी से वैक्सीन लग जाए, तब तो आपने एक्सपोर्ट कर दी, तब तो विदेशों में भेज दी सारे 6 करोड़ वैक्सीन। आपका सवाल है कि अगर कोई तीसरी लहर आती है और बच्चों पर उसका कोई प्रभाव होता है तो इनकी क्या तैयारी है, इलाज को लेकर के क्या तैयारी है, बेड्स को लेकर के क्या तैयारी है और वैक्सीन को लेकर क्या तैयारी। ठीक, आपका सवाल आ गया, गौरव जी ने सुन लिया, जवाब दीजिए गौरव जी। देखिए, एक एक करके इनका मॉडल है PPP, पब्लिसिटी, पेटी पॉलिटिक्स और पैनिक फैला दो, हाहाकार मचा दो, कोई पूछे ना सवाल अरविंद केजरीवाल से। मत भूलिएगा कभी भी, आपके प्रवक्ता हैं यहाँ पे, 4 या 5 बार अरविंद केजरीवाल जी ने धन्यवाद केंद्र सरकार का दिया है। और दुखद क्या है, आप बताइए सौरभ जी, हम देश के वैज्ञानिकों पे भरोसा करें या इस तरह के कुंठित मानसिकता के नेताओं पे? मेरे हाथ में देखिए क्या है, ये वैज्ञानिकों ने तय किया कि एक जो वैक्सीन है, इसी तरह से दूसरी वैक्सीन भी है, 2 से 18 साल के जो उम्र के नागरिक हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको हम ट्रायल स्टार्ट करेंगे। अब बताइए, ट्रायल अभी स्टार्ट होना है और अरविंद केजरीवाल जी वाहवाही लूटने के लिए सुझाव देते हैं। मैं ये बात कहूंगा कि वैज्ञानिकों को तय करने दीजिए, और ये बातें तो आप पत्र में भी लिख सकते हैं, ट्वीट क्यों करते हैं हर बात को, ये क्यों कहते हैं जो झूठी निकलती है केवल वाहवाही लूटने के लिए। दूसरी बात, अरे इसको एक बार एक्सप्लेन कीजिए, आप ये क्यों कहते हैं कि अगर उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए वैक्सीन पर क्या काम हो रहा है या काम कीजिए, ये वाहवाही लूटना क्यों है? मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी अभी जब दिल्ली की चौथी वेव, जिसको वो चौथी वेव कहते हैं, और दूसरी वेव भारत की आई, अरविंद केजरीवाल जी एक प्रेस वार्ता में थे, उनसे पूछा गया क्या ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है? कह रहे नहीं जी, मैं कह रहा हूं जी कोई कमी नहीं है जी, सब पूरा है जी का हालत क्या हुआ सौरभ जी कि 3 दिन बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा अरे बेड है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, भैया कुछ नहीं है यहाँ पे, केंद्र सरकार ने मदद करी। और तमाम ऐसे
जल्द से जल्द अस्पताल और बेड दिए गए, जैसे सरदार पटेल कोविड सेंटर में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, कुछ बातें आप जब प्रधानमंत्री जी से मीटिंग हो या एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि अगर आप में एक परिपक्वता होगी तो आप वो करेंगे, वरना ट्वीट। अब दूसरी बात, आप ये बताइए, ये क्रायोजेनिक टैंक, जब दिल्ली हाईकोर्ट फटकार लगा रहा था तो ये इश्तिहार 26 अप्रैल का है 2021। क्रायोजेनिक टैंक्स नहीं थे दिल्ली सरकार के पास। ठीक है। और सौरभ जी, आपको मालूम है 30 अप्रैल को सिंगापुर से ऑक्सीजन के सिलेंडर आए। वो ऑक्सीजन सिलेंडर किसके प्रयोग में आए? हमारे नागरिक जो दिल्ली में हैं उनको भी क्रायोजेनिक टैंक मिला ना। तो मेरा कहना इतना है कि अगर एक देश हमारे साथ कूटनीतिक दृष्टि से दोस्ती निभा रहा है तो आप उसको क्यों उंगली कर रहे हैं? आप कह रहे हैं इनको केयरफुल रहना चाहिए था इस बात पे बयान देने में। मुझे लगता है हमने सिंगापुर पर काफी बात कर ली। अब चूंकि हम ये आने वाली, अगर भगवान न करे कोई तीसरी वेव आती है और बच्चों पर कोई भी उसका प्रभाव हो, उस पर बात करते हैं। गौरव जी, मैं आ जाऊंगा अभी आपके पास। एक बार आपकी बातों का मैं जवाब ले लेता हूं इनसे। इनका कहना बार बार ये है, जो बात कहनी है अगर आप गंभीर हैं तो उसको गंभीरता से कहिए ना, आधिकारिक तौर पर उठाइए केंद्र सरकार के सामने। ट्वीट करने से क्या होगा? देखिए, पहले तो इनको हमारी बात से आपत्ति होती है। जब हम बात की पूरा रैशनल, पूरा लॉजिक, पूरा तर्क इन्हें समझा देते हैं तो कहते हैं नहीं बात तो ठीक है, लेकिन बात बोलने का तरीका ठीक नहीं है। जब तरीका भी ठीक होता तो बोलते जी बात हमने सुनी नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं भाजपा क्यों, क्या ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के मुख्यमंत्री भाजपा के किसी प्रवक्ता से जो रोज शाम को चैनल पर बैठते हैं उनसे पूछें पहले फोन करके कि भैया किस तरीके से मैं प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाऊं, क्या तरीका होना चाहिए। अगर ट्वीट के जरिए, अगर पत्र के जरिए, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अपनी बात नहीं उठाएंगे तो कैसे उठाएंगे? और इन सारे माध्यमों से उठाई है। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करते हैं तो कहते हैं अरे प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो गया। जब पत्र लिखते हैं तो पत्र का जवाब नहीं आता। ट्वीट करते हैं तो कहते हैं ट्वीट आपने किया क्यों, आपका तो अकाउंट ही सस्पेंड हो जाना चाहिए। न जाने दिन रात अरविंद केजरीवाल जी को भली बुरी बातें कहकर अगर भाजपा को लगता है उनकी राजनीति चमक सकती है तो चमकाओ, रोज चमकाओ, दिन रात बोलो। नहीं राघव जी, लेकिन बताइए, इनका कहना ये है, इनका कहना जब देश के अंदर बच्चों के वैक्सीनेशन पर काम चल रहा है, ट्रायल की मंजूरी दी जा चुकी है, वो एक प्रक्रिया के तहत ही होगा। ये बात कई दिन पहले हो गई, उसके बाद अगर ट्विटर पर वो बच्चों की चिंता जाहिर कर रहे हैं तो वो इनका कहना ये वाहवाही लूटना नहीं है। तो सौरभ, हाँ, तो सौरभ जी, अगर ट्रायल शुरू हो गया देश के किसी कोने में, या ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, ट्रायल शुरू करने की मंजूरी दी है वो भी एक उत्पादनकर्ता को, तो क्या अब हम आराम से अब घर पे बैठ जाएं कि जी ट्रायल तो शुरू हो गया, अब तो लगी जाएगी 8-10 साल में बच्चों को वैक्सीन को परेशानी नहीं है? अरे जो वैक्सीन बन रही है, जिसका ट्रायल समाप्त हो गया, जिसे लाइसेंस बनाने मिल गया वैक्सीन बनाने का, वो तो उत्पादन कर नहीं पा रहा लोगों को वैक्सीन लगाने का। अभी वैक्सीन की शॉर्टेज हिंदुस्तान के हर राज्य में चल रही है। जिस गति पे भारत की सरकार वैक्सीनेशन कर रही है सौरभ भाई, हमारे देश को कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने में। 5 से 7 साल में न जाने कितनी लहर आएगी, तीसरी लहर, चौथी लहर, 5वीं लहर। दूसरी बात, जब हमारे पास ट्रायल समाप्त होने के बाद क्लियरेंस मिल गई, वैक्सीन आ गई, उस पे ये नहीं बोलेंगे हमने 6.5 करोड़ वैक्सीन, जो हिंदुस्तान के 6.5 करोड़ लोगों की जानें बचा सकती थी, उन वैक्सीन को 84 देशों को एक्सपोर्ट कर दिया। आज हमारी भारत सरकार को अपनी इमेज की पड़ी है। मैं यही तो कह रहा हूं बारी बारी, चाहे सिंगापुर सरकार से बात करनी हो तो अपनी इमेज बताओ, एक्सपोर्ट करके वाहवाही लूटनी हो अपनी इमेज बनाओ। इन्हें बच्चों से कुछ लेना देना है? अरविंद केजरीवाल को बच्चों की चिंता। और सौरभ जी, जहां तक आप बात कर रहे हैं ट्रायल्स की, मैं ये भी आपको बता दूं, हमारे देश ने तो बच्चों पे ट्रायल्स शुरू करने की अनुमति देने की बात कही है। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऐसे कई सारे विकसित देश हैं जो आज अपनी कुल आबादी को वैक्सीनेट करने की कगार पे खड़े हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, जिनके पास अपनी कुल आबादी का 2 गुना 3 गुना वैक्सीनेट करने के लिए वैक्सीन का स्टॉक इकट्ठा हुआ है। क्या वो दूरगामी सोच से चलने वाले, कूटनीति और डिप्लोमेसी में विश्वास करने वाले? इस पर आपने अच्छा मुद्दा उठाया, इस पर बात करेंगे। पहले आपकी इतनी बातों का मैं जवाब ले लूं। बोलिए गौरव। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा सारे माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ये मुद्दा उठा चुके हैं अरविंद केजरीवाल। मैं चुनौती आपके चैनल पे दे रहा हूं, पत्र दिखा दें कि उन्होंने कहा था कि बच्चों की वैक्सीन जो है क्या उसमें कदम उठाए गए, या तारीख ही बता दें, केवल इतना बता दें। दूसरी बात, छवि सुधारने की बात करते हैं। आपको मालूम है 6.5 साल में सौरभ जी, ये बड़ा दुखद है कि दिल्ली की सरकार ने एक अस्पताल नहीं बनाया। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम 30,000 बेड बना देंगे, वो नहीं बनाए। और केंद्र की सरकार ने मदद करा,
उसके बाद हमने कभी भेदभाव नहीं किया कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, दिल्ली की सरकार को काम करना चाहिए। और इसीलिए शायद जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिला, जब सरदार पटेल कोविड सेंटर जैसे कई ऐसे अस्पताल बने जहां पे बेड्स मिले, तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी हमें धन्यवाद दिया। तीसरी बात देखिए, भरोसा क्यों नहीं है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। आप ट्रायल करेंगे, ट्रायल के बाद ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया अगर अनुमति देगा, वैज्ञानिक अनुमति देंगे तो लगेगा बच्चों को। और हम बच्चों की जान से खेलवाड़ नहीं कर सकते, उनकी सुरक्षा से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन ये मानते हैं कि इनके पास ज्यादा ज्ञान है, ये तय करें। चौथी बात, मैं आपकी इस बात में एक बात बोलना चाहता हूं गौरव जी, मेरा क्या आपने जो बात कही कि इन्होंने किस तरीके से उठाया, किस तरीके से नहीं उठाया, मैं एक आम नागरिक की तरह से अगर कहूं, अगर एक मुख्यमंत्री ने ये चिंता जाहिर करी, ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनना चाहिए था? ऐसा क्यों है कि भाई उन्होंने कहा कि बच्चों को वैक्सीन लगनी चाहिए, आप बता देते, जैसे हमने इस प्रोग्राम में बता दिया कि भाई भारत देश में इस पर काम चल रहा है, वैज्ञानिकों ने अनुमति दे दी है, कंपनियां जो है वो टेस्ट कर रही हैं और आने वाले वक्त में वैक्सीन लग जाएगी, बात खत्म हो जानी चाहिए। ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? मैं बताता हूं। आप जानते हैं सौरभ जी कि अपने नागरिकों को प्राथमिकता देने के बाद विदेशों की भी मदद भारत ने करी, और शायद इसीलिए बाकी देश हमारी मदद करने आ रहे हैं। आप बताइए, हमें पता चले कि अमेरिका की हम मदद कर रहे हैं, वहां पे कुछ ऐसे नेता हैं जो भारत पे ही आरोप लगा रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है वहां राजनीतिक दबाव नहीं बनेगा कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, आप मदद क्यों कर रहे हैं? बनेगा। और इसीलिए ये उचित है कि केंद्र की सरकार की जो जिम्मेदारी है ये उस पर छोड़ दीजिए। हाँ, आपके सुझाव हो सकते हैं, वो सुझाव आप ऐसे माध्यम से दीजिए जो कि सार्वजनिक ना हो के उस देश तक ना पहुंचे। और एक बात और कहूंगा, एक्सपोर्ट पे हमारी जो वैक्सीन एक्सपोर्ट हुई है, अभी आधार पूनावाला का भी बयान कल आया था और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि पहले तो कुछ करार हैं, उन कंपनीज के भी करार हैं जो अनुबंध के तहत दी गई, और अगर बाहर से रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो वैक्सीन कैसे बनेगी। और तीसरी बात, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस में सिग्नेटरी है भारत, अगर हम उससे नहीं कंप्लाई करेंगे तो आप बताइए हम अंतर्राष्ट्रीय जगत पे कैसे मदद मांगेंगे? अगर एक्सपोर्ट पर कई बार सवाल पूछा गया, इनको समझ में नहीं, कई बार ये चर्चा में ले आते, ये बात कई बार हो चुकी है, ये बात सही है राघव जी। एक्सपोर्ट पर बहुत बार आपने सवाल पूछा, बहुत बार केंद्र के प्रतिनिधियों ने इसका जवाब भी दिया है। बहरहाल अभी जो इन्होंने बात कहा कि क्यों अरविंद केजरीवाल जी के ट्वीट पर जवाब देना जरूरी था, उस पर बोलिए। 3-4 पॉइंट्स जो उठाए हैं मैं जवाब दे देता हूं। पहले तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्रति हमारा कोई भेदभाव नहीं है। अरे ये हम नहीं कह रहे, दिल्ली हाई कोर्ट ने, देश के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ लगाते हुए ये कहा था कि आप अंधे हो गए हैं, आप अंधे हो सकते हैं, हम अंधे नहीं हैं। दिल्ली को उसका ऑक्सीजन का कोटा इमीडिएटली आप उपलब्ध कराइए। यहां तक कि यह भी कहा था कि आप लोग आइवरी टावर्स में रहते हैं अपने महलों में, आपको जमीन पर वास्तविकता में क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं, उसकी कोई परवाह नहीं है। ये मैंने नहीं कहा, मेरी पार्टी ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकारा। राघव जी, हाई कोर्ट ने तो ये भी कहा था आपकी सरकार के लिए कि अगर आपसे नहीं संभल रहा, तो हम केंद्र को दे देते हैं। हाई कोर्ट ने तो ये भी कहा था। उसके बाद हमने जवाब दिया और सब्सिक्वेंट हियरिंग्स में केंद्र सरकार को लताड़ पड़ी थी, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने दूसरी चीज कही कि अरविंद केजरीवाल जी ने इनका 2 बार धन्यवाद किया। अब अरविंद केजरीवाल जी जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से डांट खाने के बाद हमें उपलब्ध कराई और हमने थैंक यू बोल दिया, अब ये उस थैंक यू को तो पकड़कर बैठ जाते हैं कि देखो जी अरविंद केजरीवाल जी ने हमें थैंक यू बोला, उसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है, उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, सिलेक्टिवली उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं, उनके थैंक यू को, उनके धन्यवाद को तो पकड़ के बैठ गए कि नहीं 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 नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा कर दिया। अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बच्चों की चेतावनी भी तो दे दी कि बच्चों के लिए कुछ काम करो, नई वायरस आ रहा है, नया स्ट्रेन आ रहा है जिससे ये बच्चों पे घातक हो सकता है, उसको भी गंभीरता से लो। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारे अंतरराष्ट्रीय करार है, ठीक बात है, मैं नहीं आपसे ज्यादा उलझूंगा, एक्सपोर्ट पर हमारी कई बार बात हो गई, अंतरराष्ट्रीय करार है, उसके तहत आपने कर दिया, आपने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, न जाने कौन कौन से देश, हाँ उसको छोड़िए, वो बहुत बात, लेकिन अंतरराष्ट्रीय करार की बात है। एक चीज, 1 मिनट सौरभ भाई, 1 मिनट जवाब देने दीजिए। अंतरराष्ट्रीय करार की जो बात है, ये उस मां को जाके बोलो जिसका 25 साल का बेटा कोरोना महामारी से लड़ते लड़ते शहीद हो गया कि हमारा एक अंतरराष्ट्रीय करार था
उस बच्चे से बोलो जिसने अपनी 45 साल की मां को खो दिया कि हमारा अंतरराष्ट्रीय करार था इसलिए हमने तुम्हारी वैक्सीन तुम्हें नहीं लगाई लेकिन अन्य देशों को भेज दी। ये अंतरराष्ट्रीय करार का जो पार्ट है ये उन लोगों को राघव, और अभी भी अरविंद केजरीवाल जी चेतावनी दे रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं कि पीडियाट्रिक आईसीयू, पीडियाट्रिक एचएनएफओ, पीडियाट्रिक बाईपैप मशीन, राघव जी, अंतरराष्ट्रीय मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर आप नेता तो छोड़ दीजिए या जो पदों पर बैठे हैं, आम आदमी भी बच्चों की फिक्र मुझे नहीं लगता कि एक व्यक्ति भी होगा जिसके मन में नहीं होगी। पहली बात तो ये अरविंद केजरीवाल जी ने भी जाहिर की, अच्छी बात है, लेकिन जब आप बच्चों के वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो एक तकनीकी पहलू है उसका। आपने खुद बताया कि देश के अंदर अभी वैक्सीनेशन की गति क्या है। बच्चों को पूरी दुनिया में, मैं नहीं कह रहा, WHO कहता है लो रिस्क कैटेगरी माना गया है। अभी कल ही 2 दिन पहले ही WHO के जो प्रमुख हैं उन्होंने ये बयान सार्वजनिक किया है कि जो अमीर देश है जिनका भी आपने जिक्र किया, यूके, यूएसए, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ये वो 3-4 देश हैं जो कि बच्चों की वैक्सीनेशन या तो कर रहे हैं या करना चाहते हैं। उनसे कहा कि अभी बच्चों को वैक्सीनेट करने की बजाय आपके पास जो वैक्सीन का भंडार पड़ा है उसको बाकी दुनिया को दीजिए, क्योंकि बच्चों को हम लो रिस्क कैटेगरी में फिलहाल रख रहे हैं। अभी दुनिया को और वैक्सीन की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में बच्चों को वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए। मैं एक सेकंड, मैं कह रहा हूं इसको बिल्कुल भी ये मत समझिए कि मैं कह रहा हूं कि बच्चों को वैक्सीन ना लगे, लेकिन ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, अवेलेबिलिटी है, टेक्निकलिटीज है। गौरव जी इसका जवाब सुन लीजिए, फिर आपके पास आ रहा हूं। नहीं, हाँ, मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट जवाब दूंगा। देखिए, जब सबसे पहले कोरोना महामारी मार्च के महीने में हिंदुस्तान आई पिछले साल, तो पिछली बारी वाली जो लहर थी, पहली लहर, उसमें हम सबका ये मानना था, वैज्ञानिकों का ये मानना था, केंद्र सरकार का ये मानना था कि ये 50-60 साल से अधिक जिनकी आयु है उन पर ज्यादा घातक साबित होती है, या जिनको कोई और बीमारी है, कोमोर्बिडिटी है। ये हमारी पहली वेव से हमारी सीख थी। जब दूसरी लहर आई तो हमें यह पता लगा कि अरे ऐसा नहीं है कि 50-60 और केवल बीमारी वाले लोगों के लिए घातक है, इसमें तो 20, 22, 25, 32 साल के यंग जवान लड़के लड़कियां भी शहीद हो रहे हैं। हमें ये अकल आई, हमारी सरकार को भी, हमारे साइंटिस्ट ने भी इस बात को पहचाना कि युवाओं पर भी ये बीमारी घातक है। अब तीसरी लहर जो आने वाली है, इसके लिए मैं नहीं कह रहा, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री जी के मुख्य साइंटिफिक सलाहकार हैं डॉक्टर राघवन, उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर जो है वो बच्चों पर घातक होगी। एक मिनट तो करने दीजिए। जब वो खुद कह रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक होगी, तो क्या हमें बच्चों की जानें बचाने के लिए एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते, माता पिता होने के नाते, क्या कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई प्लानिंग नहीं करनी? मैं जवाब लेता हूं आपकी बात का। आपको एक चीज मैं बताऊं, आपको बस एक चीज बता देता हूं, फिर आप जाइए गौरव भाई के पास। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां एक अच्छी मात्रा में बच्चों के लिए पीडियाट्रिक वेंटिलेटर या पीडियाट्रिक आईसीयू है। दिल्ली, बंबई और ये जो विकसित राज्य भी हम कहते हैं, इनका ही उदाहरण ले लीजिए। तो आप राघव उस दिशा में हमें काम करना चाहिए। मैं कह रहा हूं ये सुझाव आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अभी गौरव जी का जवाब लेकर के, गौरव जी का फोन शायद कट गया है। गौरव, क्या आप मुझे टेलीविजन के थ्रू या किसी और माध्यम से सुन पा रहे हैं क्या? गौरव जी, मैं पूरी कर लेता हूं अपनी बात उतनी देर में। ठीक है, आप बोलिए। नहीं, मेरा सवाल यह है, फिर अगर आप केंद्र सरकार को आगाह कर रहे हैं तो ये तैयारी आप अपने स्तर पर दिल्ली के लिए भी तो कीजिए। क्या वो हो रही है? हाँ, बच्चों को ध्यान में रखिए। सवाल है। आज ही सौरभ भाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने तीसरी लहर के लिए एक बहुत अहम बैठक ली, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम और सारे आला अधिकारी दिल्ली सरकार के मौजूद थे। तीसरी लहर से कैसे लड़ाई लड़नी है, और इसी के साथ साथ एक हेल्थ टास्क फोर्स का भी गठन किया है कि बच्चों के लिए कैसे तैयारियां करी जाएं और कैसे इस तीसरी लहर से मैंने वो खबर पढ़ी। जब गौरव आगे जरा लंबी बात होगी, जरा काफी देर से वो सुन रहे थे। गौरव, आपका फोन कट गया था, सॉरी। आप बोलिए, आप इनकी काफी बात तो सुन पाए होंगे। बिल्कुल, मैं सुन पाया था। कुछ बिंदुओं पे मैं, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि एक मां से पूछो जिसका बच्चा ऑक्सीजन मांग रहा था। तो बिल्कुल, मैंने 2 माओं से पूछा है, मैं बताता हूं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। पहली मां ने दुआएं दी हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक टैंक्स आए हैं, जो ऑक्सीजन आया है वो सिंगापुर से भी आया है, और उस मां को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहां से आया है, उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे बच्चे के लिए ऑक्सीजन आया है। और दूसरी मां कहती है, हे अरविंद केजरीवाल, 1000 करोड़ का बजट अपनी छवि चमकाने के लिए किया, अगर इसके क्रायोजेनिक टैंक्स ले लेते तो बड़ा अच्छा रहता। तो इसलिए अगर आंखें बंद करके शतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सर घुसा लेंगे तो कभी भी वास्तविकता से आपका परिचय नहीं होगा। दूसरी बात इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की करी।
तो मैं बता दूं, जो सौरभ जी भी कह रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इनको बार बार लताड़ा, इनसे पूछा कि आप ऑक्सीजन केंद्र देगा, आप लेंगे कैसे, आपके पास तो क्रायोजेनिक टैंक्स नहीं है। तो इन्होंने कहा हम इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है। सौरभ जी, उन्होंने कहा कि कई ऐसे इंडस्ट्रियल स्टेट जो नहीं है उनके पास क्रायोजेनिक टैंक्स हैं, और उसके बाद केंद्र सरकार से कहा कि चलिए इनसे नहीं हो रहा, आप मदद करेंगे, तो केंद्र सरकार आगे बढ़ के बोली हम करेंगे। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय में ऑक्सीजन ऑडिट, ये ज्यादा ऑक्सीजन मांग रहे थे, ऑक्सीजन जो है देश में कमी नहीं थी लेकिन हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी थी जी। ऑक्सीजन ऑडिट का प्रस्ताव आया, आपको मालूम है किसने विरोध किया? आम आदमी पार्टी की सरकार के अधिवक्ता ने। और जैसे ही ऑक्सीजन ऑडिट ऑर्डर किया, हमने तो स्वागत किया, इनके उप मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हमें कम ऑक्सीजन दे दो। तो जब ऑक्सीजन ऑडिट ऑर्डर हो गई तो कम ऑक्सीजन दे दो। तीसरी बात, फिर से कह रहा हूं आपके चैनल पे, भारत का एक भी टीका पाकिस्तान नहीं जा रहा, और ये तीसरी बार चर्चा में हो रहा है, आपके चैनल पे भी हो चुका है। ये बार बार कहते हैं पाकिस्तान जा रहा है, अरे पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है तुम्हें? अच्छा गौरव जी, पहले आपने जवाब दे दिया मेरे ख्याल से काफी बातों का, लेकिन हम लोग पीछे की बहुत बात कर लेते हैं। आज आगे की बात करने के लिए एक अच्छा टॉपिक है इनका, ये खुद बता रहे हैं कि दिल्ली की सरकार ने दिल्ली में अगर बच्चों पर कभी कोई कोरोना का प्रभाव हुआ उसके लिए कमेटी बनाई है जो आने वाले दिनों में बताएगी कि इनको क्या कदम उठाने हैं। ये आपकी सरकार या पूरे देश में हर सरकार को आगे के लिए ये सोच रखनी चाहिए, इसमें तो कोई गलती नहीं है कहने में कि भाई अगर बच्चों के लिए कोई स्पेसिफिक बंदोबस्त करने पड़े हमें तो हम अभी से करें। मैं आपको उत्तर दे देता हूं, आज की खबर बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें कर रही है। उत्तर प्रदेश में खासकर मां और बच्चे के लिए अलग से कोविड से अगर कोई संक्रमित होता है तो अस्पताल डेडिकेटेड बनाए जा रहे हैं, और आज बनना भी है। तो ये ऐसा नहीं है कि दूसरे प्रदेश काम नहीं कर रहे हैं। और मैं एक बात कहूंगा, घोषणा करना और क्रियान्वित करना जमीन पे फर्क होता है। आपने मोहल्ला क्लिनिक के बारे में कहीं नहीं सुना होगा, अगर बेसिक कंसल्टेशन भी डॉक्टर से मिल जाए, नहीं। दूसरा, ये कहा था 30,000 बेड होंगे, बिल्कुल नहीं मिले। ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट है, कह रहे थे कि घर तक हम ऑक्सीजन देंगे, हर बेड तक ऑक्सीजन होंगे। क्या हुआ था? 1 साल मिला था इनको, सौरभ जी। तो ठीक है, जब स्थिति सुधरे आप आ जाओ, अब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपने किया क्या? मैंने अभी एक सवाल पूछा, 6.5 साल में कितने अस्पताल, कितने बेड बढ़ाए हैं? ठीक है, मेरे पास आप दोनों के एक फाइनल जवाब का समय है, तो आप राघव जी पहले आप बोले। देखिए सौरभ जी, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान जवाब दिया, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। ये खबर है 10 मार्च 2021 की, शुभजीत रॉय इसके ऑथर हैं। इन्होंने लिखा है कि भारत सरकार पाकिस्तान को वैक्सीन भेजने जा रही है। मैं आपके चैनल पे दस्तावेज के साथ ये चीज रख रहा हूं। मैं आपको पर्सनली सौरभ जी इसके बाद व्हाट्सएप भी कर दूंगा, आप इसे बड़े से दिखाइएगा कि कैसे भाजपा के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं। और भारत सरकार ने हमारे बच्चों की वैक्सीन को पाकिस्तान भेज दिया, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं, इन्हें पाकिस्तान का नाम सुन के थोड़ा घबराहट सी हो जाती है, लेकिन ये सच्चाई है, इन्होंने पाकिस्तान भेजी है। इस देश में मुझे नहीं लगता कि ना ही भूत में, ना ही वर्तमान में और ना ही भविष्य में प्रधानमंत्री मोदी जी से ज्यादा कोई भी व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च कर सकता है। वो बहस फिजूल है, उसमें जाने का कोई फायदा नहीं है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है और बच्चों की तैयारी की बात है, अगर बच्चों के लिए तैयारियां हो रही हैं तो हम आपकी इस तैयारी का स्वागत करते हैं। हम तो खुद आपको आगाह कर रहे हैं कि ये वायरस फैल रहा है, बच्चों पर घातक हो सकता है। राजनीति छोड़ दो, अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की छवि धूमिल करने का काम मत करो, बच्चों को बचाओ। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, आपके चैनल ने सौरभ भाई कितनी बार दिखाया कि यूपी में क्या हालात हैं। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलती, ना बेड मिलता, ना आईसीयू मिलता, और जब मृत्यु हो जाती है तो शमशान में जगह नहीं मिलती, लकड़ियां नहीं मिलती, शव गंगा नदी में बहाए जा रहे हैं। अच्छा चलिए, चूंकि समय मेरा पास लिमिटेड है, उनका जवाब लेना चाहता हूं। आप राघव चड्ढा, आप दिल्ली की सरकार की तरफ से आज लोगों को आश्वस्त कर सकते हैं कि आप ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में कोरोना का चाहे कुछ भी, कोई भी लहर आए और कैसी भी आए, आप सामना कर लेंगे शॉर्ट में? सौरभ भाई, हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं तीसरी लहर की और बच्चों को बचाने की, और ईश्वर ने हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखा, तो भगवान ने चाहा तो हम जरूर तीसरी लहर को अच्छी बात आने नहीं देंगे और आएगी तो पूरा मुकाबला करेंगे। फाइनल कमेंट आज का कुरुक्षेत्र का गौरव भाटिया। धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो मैं तो विनम्रता से इतना ही कहूंगा, आग्रह है मेरा कि आप अरविंद केजरीवाल से ये बात जरूर कहिएगा कि कभी भी भारत को बदनाम ना होने दें।
और ये अरिंदम बागची हैं, ही इज अटैच्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन सिंगापुर। क्या लिखते हैं? सिंगापुर गवर्नमेंट कॉल्ड इन आवर हाई कमिश्नर टुडे टू कन्वे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू दिल्ली सीएम्स ट्वीट ऑन सिंगापुर वेरिएंट। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के और दिल्ली के हालात आपने कहा, तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है, करीब करीब 14 लाख यहां संक्रमण के मामले आए हैं, और उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ 30 लाख और जनसंख्या है 23 करोड़, 11 गुना ज्यादा, मामले बराबर हैं। और तीसरी बात, एक आरटीआई की क्वेरी अभी डली थी और पूछा गया था अरविंद केजरीवाल जी से कि आपने सरकारी रुपए से कितने वेंटिलेटर पिछले 9 महीने में मंगवाए हैं। आपको मालूम है क्या जवाब आया था? 0। ठीक है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि आपको सद्बुद्धि दे भगवान, कृपया करके जो केंद्र सरकार के विषय है उसमें हस्तक्षेप मत करिए। कोई सकारात्मक ठीक है, आज का विषय चूंकि जो अरविंद केजरीवाल का ट्वीट था उस पर इतना विवाद हुआ। राघव जी, मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, आप 10 सेकंड में कुछ कह सकते हैं, तो मेरे पास इससे लास्ट समय नहीं है। मैं 10 सेकंड में ये कह रहा हूं, अगर उत्तर प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है तो मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 दिन पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है। ये मैंने नहीं कहा, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। तो अगर हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर ध्यान दीजिए, अपनी कमियां हैं तो सुधारिए। चलिए, बहरहाल राघव चड्ढा जी, गौरव भाटिया जी, अभी तक हमने बहुत सारे मुद्दों पर गंभीरता से बात की आप दोनों से, अच्छा लगा। गौरव भाटिया, राघव चड्ढा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।